अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीली एक संगीन आलमी मसला है और पाकिस्तान इससे शदीद मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल है, बल्कि सर फहरिस्त है, जहां पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात को मद्देनजर रखते हुए अपने तरक्याती प्रोग्रामों और पॉलिसियां बनाने की जरूरत है। वहीं पाकिस्तान को 2030 तक क्लाइमेट चेंज के मसाइल से निपटने के लिए 380 अरब डॉलर्स की जरूरत है, लेकिन आलमी बरादरी इस अहम तरीन मसले पर उतनी तवज्जो दे नहीं रही जितनी होनी चाहिए, देनी चाहिए उनको। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिका को पेरिस मुआहदे से एक बार फिर अलग करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब 3 साल पहले आने वाले तबाहकुन सैलाब में पाकिस्तान में दुनिया भर ने 16 अरब डॉलर्स के वादे भी वफा नहीं किए। इस हवाले से लोगों में आगाही पैदा करना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती से इस मौजू पर भी आवाम में आगाही की कमी है और उसको पूरा करने के लिए डॉन मीडिया ग्रुप के ज़ेर एहतमाम आज से जिनाह कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में 2 रोज़ा इंटरनेशनल मौसमियाती कॉन्फ्रेंस ब्रीथ पाकिस्तान का आगाज़ हो चुका है। इसका मकसद माली आनत को मुतहरिक करना और मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए ना सिर्फ हल तलाश करना बल्कि अवाम में आगाही पैदा करना है। 2 रोज तक जारी रहने वाली इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक समेत दीगर आलमी इदारे, इलाकाई ममालिक और इंटरनेशनल मीडिया के अलावा मुल्की मीडिया और दुनिया भर से तकरीबन 100 के करीब माहिरीन इस मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। ब्रीथ पाकिस्तान से खिताब करते हुए प्यूनी जज मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में फ्रंट लाइन स्टेट है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज ने आलमी माहौलियाती अदालत के क़याम की तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीली अब दूर की बात नहीं रही। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि यह मौजूदा दौर का एक बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ बहरान है। Climate accountability mechanisms must be established to prevent mismanagement and ensure that every dollar that flows in serves the communities and the ecosystems that need it most. Climate courts, dispute settlement and a global court is much needed. इसी तरह वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी और तरक्यात एहसन इकबाल ने इस मौके पर डॉन मीडिया ग्रुप को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीली एक संगीन आलमी मसला है जिसके खिलाफ जंग अकेले नहीं लड़ी जा सकती। ये वक्त मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अहम इकदाम उठाने का है। We must move from awareness to impact, from policy to execution, and from individual efforts to collective responsibility. मौसमियाती तब्दीली और इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अब से कुछ देर पहले हमने वहीं पर सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर से गुफ्तगू की जो वहां पर मौजूद थे। आइए आपको सुनवाते हैं। हामिद मीर साहब, कैसा लगा आपको एक ऐसा टॉपिक जिस पर मैं और आप बहुत ही कम बात करते हैं? एक तो इनिशिएटिव पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो मौसमियाती तब्दीली है या माहौलियाती आलूदगी है, ये एक बड़ा ही अहम इशू है और इस पे डॉन मीडिया ग्रुप ने ये जो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की है, नाम भी इसका बड़ा अच्छा है, ब्रीथ पाकिस्तान। लेकिन आपको भी अफसोस हुआ होगा और मुझे भी काफ़ी अफसोस है कि इस मुल्क के जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने इसको उस तरह से अहमियत नहीं दी जिस तरह की अहमियत उनको देनी चाहिए। कुछ पॉलिटिशियंस को मैंने देखा है कॉन्फ्रेंस में, बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की हैं, लेकिन ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिट किया था कि वो इधर आएंगे, लास्ट मिनट पे वो नहीं आए। शायद कुछ सरगर्मियाँ उनकी दरमियान में जो भी बहरहाल जो भी है, लेकिन मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ मैं बड़े आउटडोर शो करता रहा हूँ, सैलाब में भी मैंने किए हैं, लाहौर की सड़कों पे भी मैंने उनको बहुत चलाया है जब वो चीफ मिनिस्टर थे। तो मैं चाहूँगा कि वो आपके साथ कभी लाहौर में दिसंबर, जनवरी, फरवरी या कभी कराची में या कभी जैकबाबाद में आपके साथ जाएं, तो तब उनको एहसास होगा कि इस कॉन्फ्रेंस की क्या अहमियत थी। उनको यहाँ पे आना चाहिए था और बाकी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी आना चाहिए था। तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप को यहाँ पे आना चाहिए। जो हमारी पार्लियामेंट में मौजूद हैं पार्टीज़ जिनकी नुमाइंदगी है, उनको भी आना चाहिए, बल्कि उनको सिर्फ सुनने के लिए आना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी कुछ स्पीचेस सुनी हैं तो उसमें बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ आवाम के साथ है, उनके मुस्तकबिल के साथ है, उनकी सांसों के साथ है। क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये आपकी और मेरी और पूरे पाकिस्तानियों की और इस पूरे रीजन की जो आबादी है उसकी
सांसों के इशू के बारे में है, जिंदगी और मौत के उसमें मौत का हमारी सवाल जो है। और भी सब मैं एक मेरे जहन में वो पिक्चर्स घूम रही हैं जब मैं और आप कश्ती में माइक पकड़कर जब सैलाब आए थे सिंध, आप तो सिंध से लेके और खैबर तक पहुंचे हुए थे, तो ये बार बार ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन उस तरह से अच्छा इस पर कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, लेकिन ये इस तरह के इनिशिएटिव जो हैं, मैं और आप हम अपने घर से अगर शुरू करें, अगर हम हफ्ते में 5 मिनट क्लाइमेट चेंज को अपने प्रोग्रामों में दें और फिर इस तरह की हो, तो कम से कम हुकूमत मजबूर तो हो जाएगी कि यार एड्रेस करें इस इशू को। चले मैं 2-3 मिनट आपके प्रोग्राम में से ले लेता हूं और मैं आपके ज़रिए अवाम को ये बताना चाहता हूं कि ये 2025 है 2025, इसमें पाकिस्तान में जो मौसमियाती तब्दीली के इश्यूज़ हैं वो आपको बहुत तंग करेंगे। ये जो गर्मियाँ आने वाली हैं, इन गर्मियों में पाकिस्तान के कम से कम 10-15 शहर जो हैं वहाँ पे जो हीट वेव है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी कुछ एक्सपर्ट्स ने उसका जिक्र किया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी अहम और बहुत तशवीशनाक बात है वो ये है कि अभी आपने वर्ल्ड बैंक का जिक्र किया। वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट्स की एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि 2050 तक आधे से ज़्यादा कराची और पूरे का पूरा ठट्ठा समुंदर के नीचे चला जाएगा और 2060 तक पूरे का पूरा कराची शहर सबमर्ज हो जाएगा, समुंदर के नीचे चला जाएगा। आपकी बात काट रहा हूं साहब, आप जारी रखिएगा। जो वर्ल्ड बैंक की रेप ने यहाँ पर एक बात की ना, उन्होंने कहा इस कॉन्फ्रेंस का नाम ब्रीथ पाकिस्तान नहीं ब्लीड पाकिस्तान होना हाँ, चाहिए। ब्लीड पाकिस्तान, मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक करता हूँ। तो अब आप सोचें कि कराची जो है वो आप कहते हैं आपका इकनॉमिक हब है। कराची जो है वो पाकिस्तानी मुईशत में उसको रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। आपका शहर कराची जो है जब पाकिस्तान के क़याम को 100 साल पूरे हो जाएंगे 2047 में, तो उसके 3 साल के बाद आधे से ज़्यादा कराची जो है वो समुंदर के नीचे होगा और उसके 10 साल बाद 2060 में पूरे का पूरा कराची सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा, समुंदर के अंदर चला जाएगा। क्यों कि समुंदर जो है, समुंदर वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन को खा रहा है, क्योंकि आपने अपनी ज़मीन से जो है वो दरख्त काटे हैं, पौधे काट दिए हैं, आपने इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की है, माहौल जो है वो ख़राब कर दिया है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसकी वजह से टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं और जो सियाचिन ग्लेशियर है उस पर इंडिया और पाकिस्तान की फ़ौज बैठी हुई है, वो मेल्ट डाउन हो रहा है, उसकी वजह से सैलाब बहुत ज़्यादा आते हैं। ये सारी बातें जो हैं ये मुझे कैसे पता चली? मुझे किसी एक्सपर्ट ने तो नहीं बताई। मैं जब सैलाब के दिनों में लोगों से मिलता था इधर उधर, तो मुझे पता चलता था कि जो लैंड माफिया पाकिस्तान में, उसने जो दरिया का रास्ता है, वो एक दरिया नहीं कई दरियाओं के रास्ते में उन्होंने हाउसिंग कॉलोनियाँ बना ली हैं। वो जो हाउसिंग कॉलोनियाँ हैं, वो जो होटल बना लिए हैं, वो जो उन्होंने फार्म हाउसेस बना लिए हैं, वो पानी का रास्ता रोकते हैं। तो जब बरसात का मौसम आता है तो वो पानी जो है उसको रास्ता नहीं मिलता, तो पानी फिर आपसे इंतकाम लेता है, कुदरत आपसे इंतकाम लेती है, वो आपके घरों को उड़ा देती है। ये है इशू, और इस इशू में लोगों को ये भी बताना है इसमें कि मौसमियाती तब्दीली क्यों आ रही है, इसमें लैंड माफिया का बड़ा किरदार है। लैंड माफिया का भी किरदार है मीर साहब। और आखिर में जाते हुए ये जो सारी बातें आपने की, वेरी अलार्मिंग, और हमने सेनेटर शहीर रहमान साहिबा की स्पीच इकट्ठे सुनी जिसमें उन्होंने एक सेंटेंस मेरे जहन में फंस गया कि आपके घर में आग लगी हुई है, आप आंखें बंद करके सो जाएं, ये आपकी मर्जी है। तो इसमें जो हमारी सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप, आपने उसका किरदार के बारे में बात की, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उनको हमें यहाँ से क्या देना चाहिए कि भाई खुदा के लिए आपस में आप झगड़ें, लेकिन इस एक पॉइंट पे तो कम से कम इकट्ठे हो जाएं। अगर इस तरह की किसी कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं, उनके एक साइड पे अली मीन गंडापुर और दूसरी साइड पे मरियम नवाज़, और फिर इधर सरफराज बुख्ती और उनके साथ बैठे हों मुराद अली शाह साहब, और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर भी मौजूद हों, और ये सारे जो हैं 7-8 लोग, ये कुछ एक्सपर्ट्स की गुफ्तगू सुनने के बाद एक खड़े होकर जॉइंट स्टेटमेंट जारी करें, ठीक है, कि जनाब ये जो इशू है ये पाकिस्तान का इशू नंबर 1 है और हम इस इशू को एड्रेस करने के लिए एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाएंगे, और उसके 15-20 दिन के बाद ये जॉइंट स्ट्रेटजी भी बयान करें, ठीक है ना। तो बड़े मसले हल हो सकते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है
कि इनके दिल में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो नफ़रत की आग लगी हुई है वो इनको ये अच्छा काम करने से रोक रही है। लिहाजा इनकी ये जो नाअहली है, ये इनकम्पिटेंस है इनकी, और सियासी इंतकाम में डूबी हुई इनकी जो अना है वो अल्टीमेटली इनके अपने घरों को जलाएगी। जो शहरी रहमान ने कहा ना आपके घरों में आग लगी हुई है, वो आपको और मुझे नज़र आ रही है, इनको नज़र नहीं आ रही। हामिद मीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिन, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 नवंबर के बाद 8 फरवरी को पहली मरतबा एहतजाजी मैदान में फिर से उतर रही है। एहतजाज के लिए पीटीआई ने लाहौर और सवाबी में मैदान सजाने का फैसला किया है। इस मरतबा तहरीक इंसाफ के हार्ड लाइनर्स को आगे लाया गया है और तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन इत्तेहाद को भी मजबूत कर लिया है। शाहिद खकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज खोकर के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान भी अब इस इत्तेहाद में शामिल हैं। अपोजिशन जमातों ने शाहिद खकान अब्बासी की सदारत में एक ज़ैली कमेटी बनाई है जिसमें JUI और PTI से एक नुमाइंदा और मुस्तफ़ा नवाज खोकर को भी शामिल किया गया है, जो अपोजिशन के अगले लाए अमल की तैयारी पर काम कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने की सूरत में मौलाना अहम किरदार अदा कर सकते हैं और यही वो वक्त है जब PTI ने DI खान से ताल्लुक रखने वाले तजुर्बाकार सियासतदान से हाथ मिलाने की कोशिश की है। जहां एक जानिब तहरीक इंसाफ अपोजिशन इत्तेहाद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं PTI के अंदरूनी इख्तिलाफात एक नई शिकल इख्तियार कर चुके हैं। PTI खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा सदर जुनैद अकबर को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के हिमायत याफ्ता जो ग्रुप है उसकी मुखालफत का सामना है, जिसका इजहार सवाबी जलसे के हवाले से जुनैद अकबर की बुलाई गई मीटिंग में अरकान असम्बली और सूबाई क़यादत ने शिरकत ना करके किया। गो कि अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज़ सूबाई सदर जुनैद अकबर से मुलाकात करके उन्हें अपने भरपूर ताउन की यकीन दहाई कराई, लेकिन पुख्तूनख्वा में यह बात जुबान ज़दाम है कि PTI खैबर पख्तूनख्वा के इख्तिलाफात का असर 8 फरवरी के एहतजाज पर पड़ सकता है। दूसरी जानिब पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर तहरीक इंसाफ की आलिया हमजा से भी लाहौर के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की नाराजगी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। उनका शिकवा है कि आलिया हमजा ने जलसे की इजाजत ना मिलने के पेश नजर लिबर्टी चौक पर एहतजाज के फैसले में उनसे कोई मुशावरत नहीं की। जराए का यह भी कहना है कि नाराज अरकान का मौकिफ यह है कि सैफ अफ्रीकी क्रिकेट सीरीज के मौके पर एहतजाज से मुल्क के साथ PTI का इमेज भी मुतासिर होगा। तो नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अवाम पाकिस्तान के कन्वीनर जनाब शाहिद खकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, और आगे चलकर KP के सीनियर सहाफ़ी लिहाज अली और तहरीक इंसाफ पेशावर के रहनुमा और MPA हाजी फजल इलाही भी हमें ज्वाइन करेंगे। शाहिद खकान अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सियासत से पे भी आपसे बात करेंगे। डॉन मीडिया ग्रुप की जानिब से जो क्लाइमेट चेंज है बहुत बड़ा इशू है दुनिया भर में भी, लेकिन पाकिस्तान सर फहरिस्त है उन ममालिक में जो कि मुतासर है बहुत ज़्यादा। ब्रीथ पाकिस्तान के नाम से कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें UN भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, मुख्तलिफ इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं। यहाँ पे अवेयरनेस भी नहीं है, अवाम में तो नहीं है, लेकिन हुकूमती लेवल पर बातें तो होती हैं, पॉलिसी भी मौजूद है, लेकिन उस तरह से उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। जब भी कोई सैलाब आ जाता है या कोई एक ही दम, देखिए गुज़श्ता 3 सालों में पाकिस्तान के 3 शहर जो हैं दुनिया के गर्म तरीन ममालिक में शामिल रहे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो डॉन ने लिया है। ये काम तो हुकूमत का था, अवेयरनेस क्रिएट करती, बात करती, हल ढूंढती, लेकिन वो नहीं हुआ बदकिस्मती से। हमारी हुकूमत में कैपेसिटी ही बहुत कम है, क्योंकि ये इशू भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इशू को हम समझे या ना समझे, इसके असरात हम पे पहुंच गए। ये देखिए, पूरी सर्दियां गुजरी हैं और कोई बारिश नहीं हुई, और यानी ड्राउट की कंडीशंस डिक्लेयर कर दी हैं। सेमी ड्राउट जो है वो हमारे मेट डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया है। पाकिस्तान जो नॉर्दर्न पाकिस्तान है, इसके अंदर नवंबर के आखिर से बारिश शुरू होती थी और मार्च तक जारी रहती थी। बिल्कुल हर रोज़ मुस्तकिल के की हफ्ते बारिश होती थी। वो बदल गए, आपके क्रॉप पैटर्न्स बदल गए, आपके मानसून के पैटर्न्स बदल गए, सर्दी गर्मी का इशू बदल गया है। दुनिया सारे में तब्दीलियाँ आ रही हैं और हम ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको कर दूं, यूरोप में सबसे ऊंची पहाड़ी जो है वो 5000 मीटर से कम है। पाकिस्तान में 4500 पहाड़ हैं जो 6000 मीटर से ऊपर है। दुनिया में 7000 ग्लेशियर जो हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया में सिवाय पोलर रीजन्स के ग्लेशियर पाकिस्तान में, और वो मेल्ट हो रहे हैं, तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। उनके असरात हम सब कुछ हम पे आ रहे हैं।
तो आज जो सबसे बड़ी जो ये कॉप होती है जो दुनिया में 3-4 आखिरी अज़रबैजान में हुई थी, अभी हुई थी, उसमें सबसे बड़ी डिबेट ये है कि तरक्की दूसरों ने की है, एमिशन उन्होंने क्रिएट किए हैं जिस किस्म के भी हैं, सफर एनवायरमेंटल इश्यूज उन्होंने पैदा किए हैं, सफर हम कर रहे हैं। तो इसकी कोई एक्विटी होनी चाहिए, कोई इसका एक इंसाफ के मुताबिक एक निज़ाम होना चाहिए कि कैसे काउंटर करना है, क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान में होगा उसका असर दुनिया में होगा, जो अमेरिका करेगा असर पूरी दुनिया पे होगा। अब बदकिस्मती से ट्रंप तो वो साहब हैं जो वो पेरिस मुआहदे से भी निकल रहे हैं, यकीन ही नहीं रखते जी। तो अब क्या बनेगा? सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो मुल्क क्रिएट करता है वो अमेरिका है, सबसे ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन उनकी है। तो इसलिए हमें अपने एक तो अपने जो मुकामी हालात को कैसे अपने मैनेज करना है, ये अपने फैसले करने हैं। मेरी नज़र में गाड़ियों की आलूदगी बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर पुरानी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आलूदगी फैलाती हैं। इसके लिए कोई आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, किस तरह हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ईवी की तरफ, जी ईवी की तरफ आप कैसे आएंगे। हुकूमत की आज जो पॉलिसी है वो ईवी की नफ़ी करती है। आपको वो तो कह रहे हैं कि 30% ईवी पे चले जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे? अब अभी तक 2000 गाड़ियां हैं सिर्फ ईवी। जी मैं यही कह रहा हूँ, हम कहते तो बहुत कुछ हैं। हमारे मेरे भाई असद इकबाल साहब ने उड़ान भी बना दी है जी, अल्लाह करे उड़ान पकड़ ले, लेकिन सिर्फ बातें करने से बात नहीं होगी। ये आज एक एग्जिस्टेंशियल इशू बन गया है। अब देख ले लाहौर में क्या होता है, फॉग जो आती है, जो एयर क्वालिटी दुनिया में बदतरीन रही है कई हफ्ते, और इसमें कुछ हमारा कसूर है, कुछ हमारा नहीं भी है, लेकिन असरात तो हम पे आ रहे हैं ना। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, इसके हल तलाश करने पड़ेंगे। ठीक। अब भाई साहब आते हैं सियासत की तरफ। आप मौलाना साहब से मिले, उसके बाद एक बैठक हुई। मैं आपकी कल एक स्टेटमेंट देख रहा था कि ये एक बाकायदा ओपोजिशन अलायंस अभी नहीं है, एक ज़ैली कमेटी बनी है। थोड़ा सा बताइएगा कि अगला लाए अमल आपका क्या होगा और क्यों अभी तक अलायंस क्यों नहीं बना? क्या अभी एतमाद की कमी अभी बाकी है बिटवीन द पीटीआई एंड जेयूआई? बाकी तो क्लैरिटी है। देखिए ये तो एक मीटिंग थी जो बड़े शॉर्ट नोटिस पे दावत दी अचकजई साहब ने, और मीटिंग हुई असद कैसर साहब के घर पे। तो वहाँ पे कोई प्रिलिमिनरी काम नहीं हुआ होता कि हमने कोई अलायंस बनाना है। तो एक मीटिंग ऑफ द माइंड्स थी कि जो लोग अपोजिशन में हैं उनकी क्या सोच है, उनकी मुतफिका सोच होनी चाहिए। और वो सोच, पाकिस्तान की खराबी हम सब जानते हैं, मसाइल हम सब जानते हैं, उसके असरात जो आज अपोजिशन में वो भी हम जानते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि आपको एक बड़ी सोच के साथ अपोजिशन जो एक मैक्रो लेवल की बड़ी सोच रखे कि मुल्क के मामला को कैसे दुरुस्त किया जाएगा। जब मुल्क के मामला दुरुस्त होंगे तो ये बाकी जो मामला हैं कि इमरान खान साहब जेल में क्यों हैं, मुकदमे क्या हैं क्या नहीं है, ये बदकिस्मती से हमारी सियासत का हिस्सा बन गया है, ये खुद ही हल हो जाएंगे। तो हमने जो बात की है कि मुल्क के मामला पर वहाँ पर आपस में मुशावरत हुई, और उसमें एक ही बात सामने आती है कि मुल्क का निज़ाम जब तक आइन के मुताबिक नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसके लिए अपोजिशन को आज सबसे अवलीन तरजीह इस चीज़ को देकर इस पर बात करनी है, मुल्क के मसाइल पर बात करनी है, उनके हल की बात करनी है। आज सिक्योरिटी सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, ये सब चीज़ें इसकी जो इब्तदा है वो रूल ऑफ लॉ से है। लेकिन पीटीआई तो ये बात अभी तक नहीं कर रही। वो तो सिर्फ कह रहे हैं बानी पीटीआई को आप रिहा कर रहे हैं, वरना हम ये जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब फिर 8 फरवरी को जी वो बिल्कुल करते नहीं, ये उनका हक है एहतजाज करना। लेकिन इस फोरम से जो अपोजिशन का एक मुतफिका फोरम कोशिश है कि वो बन जाए, अलायंस आप उसे कहें या ना कहें, लेकिन सोच एक हो, मुतफिका सोच अपोजिशन की इस फोरम से कोशिश है कि पैदा हो। अगर आपकी ये एक सोच पैदा हो जाए एंड वन फाइन मॉर्निंग इमरान खान उठते हैं और वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता इस चीज को, सर नहीं मानते तो उनकी मर्जी है, हमने तो अपना काम करना है ना। 3.5 साल आपने उनकी डट के ओपोजिशन की है जी, ना? जी। बैठे तक नहीं आपसे जी। तो, लेकिन अभी अगर ये बात चली जाती है आगे मेच्योरिटी की तरफ चली जाती है और वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं बैठ सकता ना मौलाना के साथ और ना इनके साथ। सर इसमें हमने कुछ हासिल नहीं करना ना, हम तो इक़्तिदार की जंग तो नहीं लड़ रहे ना, हम तो मुल्क की जंग लड़ रहे हैं, हम तो आइन की जंग लड़ रहे हैं, हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, हम मुल्क के मसाइल की बात कर रहे हैं। तो इससे इमरान खान साहब कैसे इसकी नफी करेंगे? ठीक, अच्छा अगर ये कहा जाए कि अगर इमरान खान और पीटीआई की सोच
आपकी सोच के साथ और मौलाना की सोच के साथ अलाइंड हो जाए तो फिर आगे चला जा सकता है? नहीं, हमने तो अपना काम करना है ना। अगर उसमें बड़ी जमात है, सबसे बड़ी जमात पीटीआई है, अगर वो शामिल हो तो बहुत अच्छी बात है, वो शामिल हैं, वो इसका हिस्सा ही, उन्हीं का इस इनिशिएटिव में वो शामिल हैं। ये नहीं कि उनको ज़बरदस्ती हम घसीट के लाए हैं, ये उनकी तरफ से ये इनिशिएटिव पहले आया था, फिर वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बनी, फिर उसके मामला पैदा हुए। तो अब हमारी कोशिश ये है कि एक अपोजिशन की मुतफ़िक़ा सोच पैदा हो जाए, अपोजिशन अपना जो जमहूरियत में, सियासत में जो किरदार है उसको अदा करे। अच्छा, एक तजवीज़ है अबाई साहब, और ये तजवीज़ आप अक्सर दिया करते थे, इवन जब आपकी पीडीएम की गवर्नमेंट थी और आप अभी पीएमएलएन का पार्ट थे, आप ये कहा करते थे कि इस मुल्क का हल सिर्फ इसी में है कि तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे बैठें और वे फॉरवर्ड तय करें कि ऐसे आगे मुल्क को चलाना है। अब मुज़ाकरात हो रहे थे पीटीआई के और गवर्नमेंट के, वो इस वक्त बंद हो चुके हैं। राना साहब ने तजवीज़ ये दी है कि आए मुज़ाकरात करते हैं और इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी को भी बिठाते हैं। तो अगर आपकी ये ज़ैली कमेटी और वो जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट जो आपकी अपनी एक तजवीज़ एक ज़माने में हुआ करती थी, क्या ये एक स्टार्टर हो सकता है? देखिए, जो ज़ैली कमेटी है उसका मकसद यही है कि इस सारे मामले को मैनेज करे। सोच तो जमातों की है ना, मुतफ़िक़ा सोच पैदा करनी है। ज़ैली कमेटी की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी आप समझ लें जो बनाई गई है कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब जो आप बात कर रहे हैं कि हमने इकट्ठे बैठना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि वो खुद ये मुल्क चला लेगा, कोई एक जमात चला लेगी, कोई इदारा चला लेगा, ये मुमकिन नहीं है। आज सबको बैठना पड़ेगा। बैठने का मकसद क्या होगा? एक एजेंडा तय करें कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, हमने हल कैसे करना है। फिर एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाई, यूनिटी गवर्नमेंट जिसमें सलाहियत और तजर्बे वाले लोग हों, आइन के अंदर रहकर। कितने अरसे के लिए? अगले जितना अरसा भी आपको चाहिए। इसका फैसला कि 2 साल 3 साल, रेस्ट ऑफ द टर्म जो इस हुकूमत की है, इस पार्लियामान की है, उसमें ये हुकूमत चले और उन मसाइल को इम्प्लीमेंट करे, उस एजेंडे को जिसका सब मुशावरत से और इत्तेफाक से तय करेंगे, उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, जब अदम एतमाद आई, यू आर वन ऑफ द फर्स्ट पॉलिटिशियन जिन्होंने हमारे शो में ये बात कही कि इंतखाबात मुल्क वे फॉरवर्ड नहीं है, हल नहीं है। वो इंतखाबात हो गए, फिर एक पार्लियामान वजूद में आ गई। अभी आपका जो मुतालबा सामने आया था कि जी ये पार्लियामेंट डिज़ोल्व की जाए, नए इंतखाबात कराए जाएँ, तो ये थोड़ा सा एक कॉन्ट्रडिक्टरी एक स्टेटमेंट आ रही है। आप अभी भी समझते हैं कि फ़ौरन इंतखाबात हल नहीं है? जी, फ़ौरन इंतखाबात अगर आप फेयर करा दें तो हल निकल सकता है। अच्छा, लेकिन इस वक्त निफाक इतना फैल गया है कि अगर आप इलेक्शन कराएंगे, क्या हालात पैदा होंगे मुल्क के। मैं आपको एक हल दे रहा हूँ, मैं आप ये कहता हूँ, उसमें एक जमात जीत जाती है इलेक्शन में, बाकी नहीं मानेगी, वो सारी सीटें ले लेती है, लेकिन वो मुल्क के मसाइल हल नहीं कर पाएगी। आज वो सलाहियत नहीं है, वो तजर्बा नहीं है जो मुल्क के मसाइल हल कर सके। वरना आज तीनों जमातों के पास हुकूमतें मौजूद हैं, वो क्यों अपने सूबा नहीं चला सकते? जो एक सूबा नहीं चला सकते वो वफाक कैसे चलाएंगे? तो आपका हल ये है कि यूनिटी गवर्नमेंट, आप एजेंडा तय करें जी, जिसके अंदर सियासतदान, फौज, जुडिशरी और कोई इस पर बार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बैठे रहें, एक सुप्रीम बॉडी या एपेक्स बॉडी जिसे कहते हैं, ये एजेंडा तय करते रहें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक यूनिटी गवर्नमेंट करे जिसमें बंदर बांट ना हो उर्दू की, लेकिन काबिल तजुर्बाकार लोग हों जो उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करते रहें, सबकी मुशावरत, सबकी कंसेंसस से। और ये वे फॉरवर्ड है मुल्क के लिए, एक यही वे फॉरवर्ड है। अगर किसी और के पास है तो मैं सुनने को तैयार हूँ। शाहिद खाकान भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग वक्त, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक आज़ीन। ब्रेक से पहले शाहिद खाकान अब्बासी की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त केपी के नामवर सहाफ़ी लिहाज अली हमारे साथ मौजूद हैं और उसके बाद हमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाजी फजल इलाही साहब भी ज्वाइन करेंगे। लिहाज अली, ये बताएगा कि 8 फरवरी को सुना है कि बहुत बड़ा एक जलसा करने जा रहे हैं सवाबी में, लेकिन एक क्लियर स्प्लिट हमें नजर आ रही है, जो ऊपर से तो डिनाई कर रहे हैं। एक तरफ जुनैद अकबर साहब हैं जो सूबाई सदर हैं, दूसरी जानिब अली अमीन साहब हैं। पहले तो ये होता था कि सूबाई वसाइल भी इस्तेमाल होते थे, अली अमीन साहब लीड करते थे और 20 से 25 हज़ार का मजमा वो आसानी से इस्लामाबाद तक तो ले आते थे। इस वक्त क्या सिचुएशन है ग्राउंड पर, जलसों की तैयारी के हवाले से भी और तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात के हवाले से भी?
बहुत शुक्रिया आदिल शाह साहब। बुनियादी तौर पर ये जलसा जो है वो 8 फरवरी का सवाबी में ये एक टेस्ट केस है इस वक्त नौमुंतखब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जुनैद अकबर के लिए। इसीलिए उन्होंने ईड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है कि किसी भी तरीके से इस जलसे को कामयाब बनाना है। अगरचे अब इस वक्त हम बैठे हुए हैं, तकरीबन 2 दिन कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की उनसे मुलाकात भी हुई है और उन्होंने ये यकीन दहानी भी कराई थी कि अगर हम सूबाई हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी इस सिलसिले में। लेकिन इस जलसे में अगर हम देखते हैं तो आदिल शाह साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन 2 मुहिम्मात जो उन्होंने अक्टूबर और नवंबर के महीने में इस्लामाबाद की जानिब की थी, ये उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उन दोनों जलसों में आपने देखा होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब यकदम गायब हो जाते थे, जिसकी वजह से नवंबर के जलसे में जब वो जा रहे थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर उसे छोड़ नहीं रही थे। उन्होंने गाड़ी के इर्द गिर्द एक दायरा कायम किया हुआ था कि किसी भी तरीके से अली अमीन गंडापुर को जाने नहीं देंगे। इसी वजह से इस वक्त जो पार्टी वर्कर्स है वो किसी हद तक एक गैर मुतनाज़ शख्सियत जुनैद अकबर की पीछे खड़ी है और वो चाहती है कि जुनैद अकबर हमें धोखा ना दे। इसीलिए जुनैद अकबर ने बुनियादी तौर पर अगर हम देख सकते हैं तो आदिल शाह साहब को ये भी पता होगा कि इस जलसे का इन्हिसार खैबर पख्तूनख्वा की मैदानी अजला पर है, जिसमें सवाबी, मर्दान, चारसद्दा, मोमन, खैबर और पेशावर और नौशहरा शामिल है। ये वर्कर बेसिकली मुतहर्रिक करेंगे और जलसे की सबसे बड़ी तादाद यही से आएगी। मलाकंड से, क्योंकि खुद इसका ताल्लुक भी है जुनैद अकबर से, तो वहीं से उनको सपोर्ट मिलेगी। अब इसका बहुत कम इन्हिसार जो है वो हजारा डिवीजन और इसके अलावा जो जुनूबी अजला है वहां पर है, लेकिन फिर भी तवक्को की जा रही है कि वहां से भी उनको सपोर्ट मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अली अमीन की सूबाई सदारत के बगैर ये पहला जलसा हो, इसी वजह से एक टेस्ट केस है। जहां पर आपने इख्तिलाफ का जिक्र किया, वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त इख्तिलाफात और दड़े मौजूद है। आतिफ खान इस वक्त बेसिकली जुनैद अकबर के दड़े को लीड कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर अपने दड़े को लीड कर रहे हैं, तैमूर सलीम जगड़ा का अपना एक छोटा सा दड़ा है। तो ये दड़े वगैरह हैं, कुछ हजारा वालों का अलग है, वो भी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक टेस्ट केस है जुनैद अकबर के लिए और जुनैद अकबर किसी भी तरीके से इस टेस्ट केस में नाकाम नहीं होना चाहता। जी अच्छा, लिहाज इसमें 2-3 चीजें। एक तो जब अली अमीन की बात आए तो वो 2 दफा जब आए और कारकुनान उनसे नाराज हो गए या बददिल हो गए, जो भी आप कहें, लेकिन वो इस्लामाबाद आ रहे थे। इस्लामाबाद में फेडरल हुकूमत है, जगह जगह रुकावटें, पूरा सारा। अब सवाबी खैबर पख्तूनख्वा में आता है, वहां पर हुकूमत भी उनकी है, कोई रुकावटें नहीं होंगी। लेकिन असल इशू यहां पे जो वसाइल हैं उनका है, क्योंकि जलसों के लिए वसाइल चाहिए, गाड़ियां चाहिए, कारकुनान को आपने ले जाना है। मर्दान से तो चले, सवाबी के करीब है, आतिफ खान लीड कर रहेंगे, सवाबी में खुद जलसा है, कारकुनान निकल आएंगे। जुनैद अकबर का अपना ताल्लुक मालाकंड से है, वहां से लोग आ जाएंगे। लेकिन बाकी पेशावर, चारसदा, नौशहरा, वहां के जो लोकल जो MPs हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो कितना लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं और कितना उनकी एक्टिविटी आपको नजर आ रही है अगर आप कंपेयर करें पिछली 2 दफा से? तो एक तो ये कि इस दफा नॉर्मली हुकूमत होती है तो हुकूमत को दिखाने के लिए, या वो MPs जो इस मुतलाशी होते हैं कि उन्हें कोई मामले खुसूसी मुशीर या वजीर का ओहदा मिले, तो वजीर आला के सामने आना चाहता है। इस दफा वो वाली एक्टिविटीज जो नवंबर और अक्टूबर के लिए देखने में आई थी वो इस वक्त देखने में नहीं आ रही है। अगरचे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि उसको मुतारिक किया जाए और वर्कर को किया जाए, लेकिन जो MPs और MNA का जोश या वलवला होता है वो नहीं होता। बुनियादी तौर पर आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या तंजीमी ढांचा है वो इंतहाई कमजोर है। ये भी आपने देखा होगा कि 2013 में असद कैसर साहब आखिरी मुंतखब सदर थे। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुसलसल उसकी इस्लामाबाद से तैनातियां होती हैं। जुनैद अकबर की भी उसी तरीके से तैनाती हुई है। न कोई इंतखाबात होते हैं, 2-3 बंदे मिल जाते हैं, एक 2P ड्रामा होता है और पार्टी की सदारत और जनरल सेक्रेटरी के हवाले से जो बिला मुकाबला ओहदे तकसीम की जाते हैं। लेकिन इस दफा जो वसाइल का आपने जिक्र किया, वसाइल फिर भी इस्तेमाल होंगे, जो लोकल गवर्नमेंट है उसके वसाइल इस्तेमाल होंगे, इरिगेशन के वसाइल इस्तेमाल होंगे, इसके अलावा दीगर ऐसी कई महकमे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके वसाइल इस्तेमाल होंगे। तो ये वसाइल इस्तेमाल होंगे, सरकार होगी तो सरकारी जलसा भी होगा। जी
और कारकुनान जो हैं वो कितने चार्ज आपको नजर आ रहे हैं? गुज़श्ता 2 दफा जो इस्लामाबाद गए थे, इस दफा क्या आपको उस तरह गहमा गहमी नजर आ रही है? कोई एक्टिविटी उस तरह से नजर आ रही है? क्योंकि कल का दिन है, परसों जलसा है, तो ऑब्वियसली पेशावर में आप बैठे हैं, आपकी काफी चीजों पर, आपकी नब्ज पर आपकी हाथ है। नहीं, कोई इस तरह की एक्टिविटी नजर नहीं थी। सिर्फ एक मोटरसाइकिल रैली गुज़श्ता रोज निकाली गई थी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हवाले से 2-3 जो पार्टी की लेवल पर मीटिंग है वो हुई है, लेकिन कोई इतना बड़ा जिसको हम कह सकते हैं कि जलसे को कामयाब बनाना है। अभी जब हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तकरीबन एक होम्योपैथिक स्टेटमेंट जारी कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम जो है वर्कर निकल आए। 8 फरवरी जो हमारे लिए यौम सियाह है, हम किसी भी तरीके से उसको नहीं छोड़ेंगे और वर्कर जो है मुतहर्रिक होंगे। लेकिन जो आप बता रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, वो इस वक्त नजर नहीं आ रहा। जो नवंबर में था, जो अक्टूबर में था, जिसे आखिरी इनकलाबी काल का नाम दिया गया था, वो नहीं है। हाँ, पार्टी वर्कर फिर भी किसी हद तक जरूर निकलेंगे, और उसकी बुनियादी वजह जुनैद अकबर है, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर की तब्दीली की गई है। तो इस वक्त वर्कर को इस जानिब रागिब करने की कोशिश की जा रही है कि अली अमीन ना सही, इस दफा जुनैद अकबर जो है वो हमें धोखा भी नहीं देगा और हमारे साथ रहेगा। लिहाज अली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना, लिहाज अली एक बड़े सीनियर और मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने बिल्कुल केपी में इस वक्त जो सिचुएशन है आपके सामने रख दी। ब्रेक के बाद पीटीआई के रहनुमा, तहरीक इंसाफ के पेशावर से एमपीए हाजी फजल इलाही हमें ज्वाइन करेंगे। सुना है वो काफ़ी तैयारी कर रहे हैं जलसों के हवाले से। उनसे पूछेंगे कि क्या सूबाई हुकूमत भी जलसे में उनके साथ होगी या नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पेशावर से एमपीए हाजी फजल इलाही साहब हमारे साथ मौजूद है। फजल इलाही साहब, ये बताइएगा कि इससे पहले तो इस्लामाबाद आप मार्च किया करते थे, वज़ीर आला उन्हें लीड किया करते थे, हुकूमती वसाइल भी होते थे, अब आपने सवाबी जाना है, लेकिन पार्टी में एक स्प्लिट है। जुनैद अकबर साहब का अलग ग्रुप है, वज़ीर आला साहब का अलग ग्रुप है। क्या इस वक्त चल रहा है? कारकुनान थोड़े से बददिल हैं, उतनी एक्टिविटी नहीं नजर आ रही इस जलसे के लिए, उसकी वजह क्या है? शुक्रिया जी, आपने इस अहम मौजू पर मुझे बात करने का मौका दिया है। ऐसा है कि कोई भी ग्रुप नहीं है, एक ही ग्रुप है, वो है इमरान खान। और अब जो कारकुन है, जो लीडरान है, वो बजद है। और अभी भी मैं एक सरसदा में इमरान खान रिहाई के लिए एक जलसा करके आया हूँ, बिल्कुल अभी। और सिर्फ और सिर्फ हम इमरान खान की रिहाई चाहते हैं। और ये जलसे में मेरे समेत मुतअद्दिद अरकान सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली भी मौजूद थे, और सबकी जुबान पर एक ही बात है कि अगर पंजाब में पुख्तूनों को तंग किया जाता है, इमरान खान को बेगुनाह कैद में रखा हुआ है। आप अगर तो शहाने की कैद देखें तो ये जितने डाकू हमारे ऊपर बिठाए गए हैं, इनकी आप लिस्टें देखें, पूरे फैमिली खानदान को, नौकर चाकर मशीर सबके ने तो शहानों को लूटा है। और ये एक मनगढ़ंत केस है। बाकी जो अलकादर ट्रस्ट है, उसके पैसे सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए, कोर्ट में, तो खान ने वहां पे कौन सी करप्शन की। लेकिन ये गुलाम लोग हैं और गुलामी जहनियत रखने वाले लोग हैं, इन्होंने खान को बेगुनाह कैद में रखा है। तो यहाँ पर आप आज की ताज़ा खबर आपको मैं बताऊं कि जो इमरान खान रिहाई कमेटी है, और जिसको मैं पूरे केपी में लीड करता हूँ अल्लाह के फजल करम से, तो इसमें हमने एक ही फायदा कि हम 7 लाख लोगों को इकट्ठे करके, और 7 लाख ऐसे 7 लाख लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं आप? हाँ जी, इंशाल्लाह। और उसमें हम ऐसा ना हो कि तोरबेला डैम में एक बटन को ऑफ कर दे या हम करक में गैस को ऑफ कर दे, तो मेरे ख्याल में ये सबके लिए मुश्किल हो जाए। लिहाजा मेरी दरखास्त है, इल्तिमास है, इल्तिजा है कि इमरान खान नहीं आई साहब, वो तो खैर फिर सिविल नाफरमानी होगी, तुरबेला डैम का बटन ऑफ करना या वो ऑफ करना, ये तो केवल बेईमानी है ना। ये तो गवर्नमेंट की बेईमानी है, ये तो कंपनी की बेईमानी के इमरान खान को बेगुनाह कैद में रखा हुआ है। ये तो इससे बड़ी बेईमानी क्या के 2 साल। लेकिन आप अवाम को तो तकलीफ में नहीं डाल सकते ना ये करके। नहीं, इस तरह है ना कि अवाम ऑलरेडी भूखे मर रहे हैं, बच्चों को जहर दे के मरवा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि 2 साल में जो महंगाई हुई है पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में कि हर अदारों को अपने अच्छा इससे पहले इस्लामाबाद में फाइनल मार्च की कॉल दी थी। तो इस जलसे को जो आप दावा कर रहे हैं 7 लाख लोग होंगे, क्या नाम है इसका? सुपर फाइनल मार्च होगा ये? देखिए, हम बताना चाहेंगे कि अगर हम पे कोई गोलियां चलाए, हम पे बम गिराए,
हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। ना हम अपने साथ बंदूकें लेके जाते हैं, ना सिर्फ सीने लेके जाएंगे, ये गोलियां चलाए, हम अपने सीनों को आगे करेंगे। नहीं, लेकिन फजल इलाही साहब आप अपने सूबे में जा रहे हैं, पुलिस आपकी है, सवाबी उधर हुकूमत आपकी है, तो मुझे ये समझाइएगा कि अगर आप साथ नहीं 14 लाख लोग लेके भी सवाबी चले गए तो उससे इमरान खान क्या रिहा हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे? इससे पहले तो आप कहते थे कि हम डी चौक जाके बैठ जाएंगे जब तक उसकी रिहाई नहीं होगी। सवाबी में बैठ के आप क्या करेंगे? 14 लाख से तो इन्होंने हम पे डायरेक्ट फायरिंग की और अभी जो है कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं कि गोलियां किसने चलाई और क्यों चलाई, कफन किसने चुराए, लाशें किसने चुराई, कोई तैयार नहीं है। लेकिन इस वक्त में कुछ भी हो सकता है। क्या हम पाकिस्तानी नहीं थे? क्या हम पाकिस्तानी नहीं थे कि हम इस्लामाबाद में जाके पुरअमन, ना कोई असला ना कोई चीज, और जाके वहां पर हम एहतजाज रिकॉर्ड करते? चले, हाजी फजल इलाही साहब हमारे साथ मौजूद थे नाज़रीन, लेकिन जो उन्होंने बात की कि करक से गैस बंद कर देंगे या तुरबेला का बटन वहां से ऑफ कर देंगे, मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो हैं ये पीटीआई को अवॉइड करनी पड़ेगी। सिविल नाफरमानी की बातें हों या बाकी आवाम को तकलीफ में डालने की बातें हों, जलसे जलूस बिल्कुल उनका हक है, एहतजाज उनका हक है। सवाबी में वो 7 लाख का दावा कर रहे हैं, चाहे 14 लाख का जलसा हो जाए, पुरम जलसा हो, पुरम में एहतजाज हो, वो उनका हक है। लेकिन लेट्स सी, ये तो दावे हैं, लेकिन जिस तरह लियाज अली से आपने सुना कि उस तरह से गहमा गहमी उन्हें नजर नहीं आ रही, साफियों को नजर नहीं आ रही। लेट्स सी 8 फरवरी आ जाएगा कि तहरीक इंसाफ कितना इम्प्रेसिव जलसा जो है वो करने में कामयाब होती है सवाबी में, और फिर लाहौर में देखा जाएगा। लाहौर में अभी तक जलसे की इजाजत नहीं मिली, लेकिन लाहौर में उन्होंने लिबर्टी चौक में ऑलरेडी जमा होने का ऐलान कर दिया। लेट्स सी कि पंजाब में कितने लोग इमरान खान की सपोर्ट में निकलते हैं। तो आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।